ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू सीरीज। इसमें बेसिकली दिस इज आईसीएसई एडवांस सीरीज। बेसिकली इस सीरीज में हम लोग वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एक तरीके से हम लोग को मेंटली चैलेंज करेंगे, यानी कि थोड़े से टफ साइड पे जाएंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा अप्लाई होंगे, है ना। अब वो कुछ क्वेश्चंस मैं अपने पोस्ट करूंगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू या फिर सीएफक्यूज या फिर एटसेट्रा जिसमें पूछा गया होगा, है ना, एसपीयूज वगैरह, उन सबसे मैं उठाकर यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, सो दैट वो वाले कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं जो टफ वाले हैं, ताकि टफ वाले जो 5% 10% क्वेश्चन आते हैं वो भी किसी से गलत होने के चांसेस कम हो, है ना। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर दूंगा ओवरऑल। ठीक है, तो चलो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो मैंने पोस्ट पे क्वेश्चन डाला था, आईसीसी एडवांस क्वेश्चन 1 फिजिक्स से रिलेटेड, मैं उस पोस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एंड कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, वहां से देख लेना। एंड जो पीडीएफ है पीवाईक्यूज एसपीक्यूज वगैरह, उनका भी मैं वो कर दूंगा, क्या उनकी भी मैं पीडीएफ लिंक डाल दूंगा, है ना। बचेगा सिर्फ सीएफक्यूज के लिए हम लोग अलग से एक लेक्चर रख लेंगे, है ना, जो मतलब सिर्फ सीएफक्यू जिसमें डिस्कस करेंगे, सारे कर देंगे, कोशिश करेंगे सारे या फिर मैक्सिमम उसमें करने का ट्राई करें, है ना। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद हम लोग का क्वेश्चन है कि आईसीएसई एडवांस क्वेश्चन 1 फिजिक्स का क्वेश्चन कहता है केस स्टडी है द इनवर्स बाथ। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अच्छा, कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। A specialized optical tank is filled with a dense transparent liquid named optical fluid X। अच्छा, एक टैंक है। टैंक है बेसिकली, मान लो वही एक समथिंग लाइक दिस शायद, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें ऑप्टिकल फ्लूइड से भरा हुआ है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। स्पेशलाइज्ड ऑप्टिकल टैंक इज फिल्ड विद अ डेंस ट्रांसपेरेंट लिक्विड नेम्ड ऑप्टिकल फ्लूइड एक्स। इसको एक्स बोला है, ऑप्टिकल फ्लूइड एक्स, है ना, which has a refractive index of 1.8 एंड इसकी म्यू की वैल्यू कितनी है 1.8। अब क्या है, एंड फिर इनसाइड दिस लिक्विड अ लेंस मेड ऑफ स्टैंडर्ड ग्लास, है ना, यानी कि एक लेंस विच इज मेड ऑफ, ओ सॉरी, हम लोग को लेंस जब पता ही नहीं है तो हम लोग कॉन्वेक्स क्यूब कंज्यूम करें पहले से, है ना। इसमें क्या बोला है कि लेंस मेड ऑफ स्टैंडर्ड ग्लास, है ना। तो एक हम लोग मान लेते हैं ये एक लेंस है, दिस इज आर लेंथ, है ना। अब ये कॉनकेव हो सकती है, कॉन्वेक्स होती हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, वो तो बाद में पता चलेगा क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। इनसाइड दिस लिक्विड लेंस मेड ऑफ स्टैंडर्ड ग्लास, जिसका म्यू कितना है, इसका म्यू है 1.5, है ना। क्या है, इज फिक्स वर्टिकली, इसको वर्टिकली फिक्स कर दिया। सोर्स एमिट्स अ बीम ऑफ इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, एक सोर्स है जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इस पे फॉल कर रही आ रही है ना, समथिंग लाइक दिस, है ना। अ सोर्स एमिट्स अ बीम ऑफ इनविजिबल इनविजिबल है, यानी कि विजिबल रेज तो है नहीं, सीधी सी बात है, विजिबल रेज की बात नहीं करी है, इनविजिबल है ना। ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली ट्रैवल कर रही है, जो लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलली ट्रैवल कर रही है ऐसे। तो क्या होगा बेसिकली, अगर ये कन्वर्जिंग लेंस होगी तो क्या होगा, फोकस पे कन्वर्ट कर जाएगा, और अगर ये डाइवर्जिंग लेंस होगी तो यहाँ से ऐसे डाइवर्ट कर जाएगा, सच दैट जो अगर सच दैट इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कराने पे फोकल पॉइंट पे मीट करे, है ना। ये फोकस की डेफिनेशन होती थी कि जो पैरेलल रेज होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कन्वर्जिंग हो के मतलब कन्वर्जिंग लेंस है तो क्या करेंगी, फोकस पे हम लोग कन्वर्ट कर जाएंगे, और डाइवर्जिंग रेज है तो डाइवर्ट से कर जाएंगे, सच दैट उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कराने पे यहाँ पर कहीं जाके लेंस के इस साइड जाके वो वर्चुअली मीट करें, है ना। उस पॉइंट को हम लोग फोकस करते थे। तो वही चीज है, क्या बोला है, ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रेज पास थ्रू द लेंस एंड कन्वर्ट्स। चलो अच्छा, कन्वर्ट्स की बात कर दी इन्होंने खुद ही कि द रेज पास थ्रू द लेंस एंड कन्वर्ट्स टू अ स्पेशल फोकल पॉइंट एफ, यानी कि मान लो की बात है, ये पूरा ऐसे है ना, ये है फोकल पॉइंट एफ या फिर फोकस सिंपली, है ना। यहाँ से ऐसे लेंस के थ्रू ऐसे जा रहा है ना, क्या हम लोग की, ये हम लोग का फोकस एफ सिंपली, है ना, ये वाला।
इससे हम लोग की कन्वर्जिंग लेंस जो है, मतलब इस लेंस ने कन्वर्ज करके रेज को यहाँ मेट करवा दिया एंड रेज कुछ इस प्रकार से आगे प्रोसीड कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है। अब क्या है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि इसका डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर, है ना। और इसको हम लोग 20 सेंटीमीटर प्लस 20 मानेंगे ना। फिर थर्मल इवेंट एट दिस फोकल पॉइंट, अच्छा इस फोकल पॉइंट पे क्या बोला, 100 ग्राम ब्लॉक ऑफ सॉलिड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज सस्पेंडेड। अच्छा इस जगह पर एक आइस ब्लॉक को सस्पेंड किया हुआ है। ये आइस ब्लॉक सस्पेंड किया हुआ है इस जगह पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। द कॉन्सेंट्रेटेड रेज स्ट्राइक द आइस ब्लॉक, ये रेज आइस ब्लॉक पे मिलती है जाके एंड क्या होता है, द आइस एब्सॉर्ब्स द एनर्जी एंड मेल्ट्स कंप्लीटली। अच्छा यानी कि ये रेज कुछ इस प्रकार की है, उसने आइस को हीट किया एंड उसमें हीट एनर्जी के थ्रू मतलब एनर्जी उसमें गई एंड ये आइस पिघल गई, मेल्ट हो गई सिंपली, है ना। फिर क्या, द रिजल्टिंग वाटर कंटिन्यूज टू एब्सॉर्ब एंड हीट until it reaches a final temperature of 20 degrees Celsius. Okay. Assume no heat is lost to the surrounding liquid or container. Specific heat capacity of water given है, specific latent heat of ice भी given है। अब क्वेश्चंस क्या कहते हैं वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, the nature of radiation which specific region of the electromagnetic spectrum do these invisible rays belong to? Give a reason for your answer based on the effect observed on the ice. तो बेसिकली आइस क्योंकि मेल्ट हो रही है, तो देखो हीटिंग इफेक्ट कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कौन कौन सी होती है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, है ना, एक्स रेज, गामा रेज, है ना, यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, इस हम लोगों ने ये सब पढ़ी, है ना। तो उसमें से हीटिंग इफेक्ट मेनली किसका होता है, इंफ्रारेड रेज जो होती है उनका मेनली जो काम होता है वो हीटिंग इफेक्ट वाला काम होता है ना। तो इस वजह से तो यहाँ पर जो पूछा गया है ना, नेचर ऑफ रेडिएशन है, कौन सी इनविजिबल रेज है, तो इसमें इनविजिबल रेज क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा कौन सी, वो इंफ्रारेड रेज। और रीजन क्या है, क्योंकि वो वाली रीजन इंफ्रारेड रेज दे हैव अ पर्टिकुलर दिस क्या, हीटिंग इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट ऑन द आइस, जिसकी वजह से उसने हीट एनर्जी दी आइस को एंड वो मेल्ट हो गई एंड देन उसके बाद वाटर बन गई और वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा सिंपली। ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कि ये इंफ्रारेड रेज, इसका रीजन भी बता दिया। सेकंड पूछा है द ऑप्टिकल एनोमली व्हिच लेंस इज यूज्ड हियर। अच्छा व्हिच लेंस इज यूज्ड हियर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अच्छा अब कन्वर्ज हुआ है तो कॉन्वेक्स होना चाहिए लॉजिकली। एक्सप्लेन विद द लॉजिकल रीजन व्हाई द लेंस इज बिहेविंग एज अ कन्वर्जिंग लेंस इन दिस स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो पूछा है कि कोई एक यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज हुई है या कॉनकेव लेंस यूज हुई है, वो पूछा है कि कौन सी उन दोनों में से यूज हुई, और फिर ये भी पूछा है कि वो जो लेंस यूज हुई है वो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में कन्वर्जिंग लेंस की तरह क्यों काम कर रही है। तो अब इसको एनालाइज करते हैं, तो इसको एनालाइज करते हैं तो क्या पता चलता है, ध्यान से देखो, ध्यान से इंपॉर्टेंट बात ये देखने वाली है कि ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स नहीं होगी, ये कॉनकेव होगी। ऐसा क्यों मैंने कहा, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ध्यान से देखो, ऐसे मान लो की बात है, ये क्वेश्चन से हट के अलग से देखो, ये मान लो मेरी कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये है नॉर्मल मेरी कॉनकेव लेंस, है ना। तो दोनों को मैंने एयर में रख रखा है, अभी एयर में रखा है। अब क्या होगा, मान लो की बात है इस जगह पर मेरा मतलब तो रेज को मैंने ये बना दिया, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ये रेज को मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, है ना। अब देखो मान लो की बात है दो रेज आई, एक ऐसे आई एक ऐसे आई, है ना, पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, यहाँ पे जाके मीट करी। अब क्या होगा, यहाँ पर जब जाके मतलब लेंस से मीट करेंगी तो क्या होगा, क्योंकि ये जा रही है ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यानी एयर से लेके ग्लास में, यानी कि इसका म्यू कितना, एयर का है 1 और ग्लास का है 1.5। तो क्या होगा, जब कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर में जाती है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है। तो नॉर्मल कुछ इसका कुछ इस प्रकार बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इसका नॉर्मल कुछ ऐसे ऐसे बनेगा, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड करेगी, ऐसे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर से एक नॉर्मल आ जाएगा, है ना, कुछ ऐसे, है ना।
ऐसे इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब लेंस से बाहर निकल रही होंगी रेस, तो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएंगी, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएंगी, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब कुछ इस प्रकार से, यानी कि फोकस यहाँ बन जाएगा, है ना। अब इसमें क्या होता है एयर वाले केस में, इसमें ये होता है कि ऐसे रेज आई, ऐसे रेज आई, ऐसे मीट करी, यहाँ पर वो होगा क्या, हम लोगों ने ये खींचा, मतलब नॉर्मल वाली लाइन, नॉर्मल के लिए एक 90 डिग्री पे सीधी लाइन खींची। अब क्योंकि ये ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब कुछ ऐसे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर रेज अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों, क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर जा रही है, ये कुछ इस हिसाब से चली जाएगी। और इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कराने पर ये कहीं पर इस एक पॉइंट पे मिलेंगी, जहां पे वो हम लोग को फोकस पॉइंट कहेंगे हम इस पॉइंट को, है ना। बैकवर्ड प्रोड्यूस कराने पे वर्चुअली मीट करेंगे सिंपली, है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, एयर है सराउंडिंग मीडियम, और ये इसका जो हमारी लेंस यूज हुई है उसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। बट इस केस में ध्यान से देखो, ये जो एक्स ऑप्टिकल लिक्विड यूज हुआ है एक्स, उसका म्यू कितना है 1.8, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8, और जो लेंस है वो है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ये रेयरर है वो डेंसर है, यानी कि लिक्विड सराउंडिंग मीडियम है वो ज्यादा डेंसर है। अब चलो इस केस में क्या होता है वो भी देख लेते हैं, है ना। उस केस में बस बेसिकली हल्का सा बस उल्टा हो जाता है कि जो कॉनकेव लेंस है ना वो बिहेव करने लगती है एज कन्वर्जिंग लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करने लगती है एज डाइवर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि मान लो की बात है ये है कॉन्वेक्स लेंस, है ना। होगा क्या, ये बनाई मैंने प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना। अब इस पे दो रेज आके ऐसे टकराएंगे, दो रेज ऐसे आके टकराएंगे कुछ इस हिसाब से, है ना। होगा क्या, अब मान लो की बात है बाहर है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम रेज ऐसे जा रही है, तो क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर से कभी भी ऑप्टिकली रेयर जाती हैं तो कहाँ रेज बेंड होती हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी, ऐसे। और फिर उसके बाद यहाँ पर वो बन जाएगा एक और नॉर्मल, है ना। तो अब यहाँ पे कहा जा रही है ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर जाती है तो कैसे बिहेव करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है रेज, टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब और ऐसे जाएगी और ऐसे, और ऐसे गई तो ये बेसिकली डाइवर्जिंग लेंस हो गई, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस हो गई हमारी। उसने इन रेस को डाइवर्ज कर दिया, उसने इन रेस को और दूर फैला दिया। जबकि कॉनकेव लेंस क्या करेगा, कॉनकेव लेंस इस केस में ऐसे इस पे ऐसे राइट लाइट रे आई, ऐसे ऐसे ऐसे, ये नॉर्मल बना है। अब क्या होगा, ये ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब उसी से ऐसे, है ना। अब यहाँ पर मिल गया हम लोग को क्या, फिर से एक और नॉर्मल। अब इसमें क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, यानी कि वो इस हिसाब से। तो यहाँ पर ये कन्वर्जिंग लेंस जैसा काम करेगा, यानी कि ये जो लेंस है हम लोग का, ये कॉनकेव लेंस है, एंड ये ऐसा इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में कॉनकेव लेंस हम लोग का किसकी तरह बिहेव कर रहा है, उसकी तरह, किसकी तरह, कन्वर्जिंग लेंस की तरह, क्योंकि हम लोगों ने जो बाहर का सराउंडिंग मीडियम लिया है वो ऑप्टिकली डेंसर है हमारे ग्लास जैसी, ग्लास के मीडियम से भी ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है। इस वजह से ये कॉनकेव लेंस एज ये यूज हुआ है क्या, कन्वर्जिंग लेंस, है ना। तो दिस लेंस acts as a converging lens because the refractive index of the surrounding medium is greater than the refractive index of the lens material। समझ में आया, तो लेंस मटेरियल से भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्या है, एनर्जी एनालिसिस कैलोरीमेट्री का पार्ट है। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी इन जूल्स सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज टू ब्रिंग द आइस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, बेसिकली ये न्यूमेरिकल टाइप का पार्ट है। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है कि आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर और वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी होगी। तो हीट एनर्जी निकालेंगे सबसे पहले आइस, सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस से 0 डिग्री सेल्सियस
वाटर बनेगा, फिर है ना, फिर बनेगा क्या, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 20 डिग्री सेल्सियस वाटर। ठीक है, अब इस केस में Q इक्वल्स टू एम एल हो जाएगा, एम एल यानी लेटेंट हीट वाला सिस्टम लगेगा ना। Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 इक्वल्स टू एम, एम कितना है, कितना गिवन है, मास ऑफ आइस, है ना, मास ऑफ आइस का गिवन है 100 ग्राम गिवन है शायद ना, 100 ग्राम, यस। यहाँ पर गिवन है 100 ग्राम इंटू एल क्या गिवन है, एल की वैल्यू 336 जूल पर ग्राम, 336 जूल पर ग्राम। तो इसमें फाइनली Q1 की वैल्यू आ जाएगी 33600 जूल्स। और Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। Q2 कितना हो जाएगा, Q2 इक्वल्स टू एम इज 100 ग्राम, क्योंकि सारी की सारी आइस मेल्ट हो गई है, तो 100 इंटू क्या, 4.2, 4.2 इंटू डेल्टा टी यानी कि इंटू 20। तो इसका आ जाएगा क्या, 20 इंटू 100, 20 से मल्टीप्लाई किया तो 42 इंटू 2 84, ये आ जाएगा 8400 जूल्स। तो ओवरऑल हीट एनर्जी कितनी आ जाएगी, क्यू नेट इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली इसको, और इसको ऐड कर दो सिंपली, कितना बना, इट विल बी 3600 जूल्स एंड 8400 जूल्स। इसको ऐड कर देंगे दोनों को, तो बन जाएगा हमारा 42,000 जूल्स या फिर 42 किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी हम लोगों ने इस पे सप्लाई करी होगी सिंपली। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट पार्ट है पावर ऑफ द सोर्स। इफ द एंटायर हीटिंग प्रोसेस टुक एग्जैक्टली 1 मिनट एंड 3 सेकेंड्स। अच्छा, यानी कि टाइम कितना लगा, टाइम लगा 1 मिनट एंड 3 सेकेंड्स, यानी कि 60 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड, 63 सेकेंड्स, 63 सेकेंड्स टोटल लगे। तो कैलकुलेट द पावर इन वॉट्स ऑफ द एनर्जी डिलीवर्ड टू द फोकल पॉइंट, यानी कि वो पूछा है, पावर पूछे, पावर के लिए क्या करना है, बस पावर के लिए सिंपली इतना कर देना है, क्या, पावर इक्वल्स टू एनर्जी कितनी है 42 किलो जूल्स अपॉन 63 अपॉन टाइम से डिवाइड कर देना है सिंपली, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, तो पावर आ जाएगा कितना, तो ये 7 से पहले जाएगा, 7 6 जा 7 9 जा 3 से जाएगा 2 और इधर 3, ये हो जाएगा कितना 2000 अपॉन 3। तो पावर आ जाएगा 667 पॉइंट, इसको ऐसे लिखें 666.67 वॉट्स। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना, दिस इज द फाइनल आंसर। एंड इसके साथ हम लोग का ये पहला बड़ा सा क्वेश्चन कम्स टू एन एंड, है ना। अब और ये वाला वो क्वेश्चन था जो पोस्ट पे मैंने अपलोड किया हुआ था, है ना। तो होपफुली क्वेश्चन काफी समझ में आया होगी, इसमें हो क्या रहा है, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर, पहले रेज के बारे में पूछा कि कौन सी रेज यूज हो रही है, फिर ये भी पूछा कि कौन सी लेंस है ना, उसका रीजन भी पूछा। उसके बाद यहाँ पर आइज रख दी, उसमें कैलोरीमेट्री भी इसमें फिट कर दिया, उसके बाद इसमें पावर भी फिट कर दिया, है ना। तो इस हिसाब से पूरा क्वेश्चन डिजाइन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कुछ बोर्ड के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन पे, है ना, जो थोड़े अच्छे लेवल पे हैं, या फिर मतलब मे भी वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर उनका क्वेश्चन का लेवल कुछ ज्यादा ही मतलब इस हिसाब का कि हाँ मतलब एग्जाम में कोई पहली बार देखे तो डर जाए, उस लेवल का। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ कॉपर कंडक्टर इज प्लेस्ड ओवर टू स्ट्रेस्ड कॉपर वायर्स whose ends are connected to a DC supply as shown in the diagram। चलो डायग्राम बना लेते हैं पहले, है ना, डायग्राम बना लेते हैं ना। अब इसमें ये ऐसे, है ना, और इसमें क्या है, ये कॉपर की रॉड है, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो गया, माफ करना, है ना, बीच में सीधी हटा दो। और क्या लिखा है इसमें, इस पे एफ बना है ऊपर की तरफ, इधर है ए, इधर है बी, है ना, ये है सप्लाई, है ना। तो सिंपली ये अब क्या बोला है कि एक कॉपर कंडक्टर है, कुछ इस हिसाब से बना हुआ है ना। फिर पूछा है
कि और इसमें करंट फ्लो कर दिया। अब करंट फ्लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें हुआ ये है कि ऐसे ऐसे है, ध्यान से देखो, कुछ इस हिसाब से ऐसे बैटरी लगी है, कुछ इस हिसाब से ऐसे सर्किट बनाया हुआ है, ऐसे देख रहे हो, ऐसे। अब क्या किया है यहाँ पे, ये ऐसे मतलब ये जो है ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का। तो अब हुआ क्या कि जब ऐसे इसमें करंट फ्लो होके आएगा कैसे, मान लो की बात है कि इस हिसाब से जुड़ा हुआ है, ये हमारा ये वाला कॉपर का वो वायर, इस पे फोर्स लगेगा है ना, कुछ इस हिसाब से। और ये हमारे क्या, करंट का ऊपर वाला वायर, और ये करंट का मतलब नीचे नेगेटिव टर्मिनल ब्लैक वाला है, और ऊपर वाला है पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच। तो अब देखो होगा क्या, ये करंट आएगा पॉजिटिव टर्मिनल में, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा ब्लू वाले इसमें मार्कर में, यानी कि इस वाले वायर में ऊपर में जाएगा। एंड उसको क्योंकि सर्किट कंप्लीट करना है करंट को, तो वो कॉपर मेटल से ऐसे अटैच होके, यानी कि इसमें से ऐसे करंट हो, इसमें से ऐसे चला जाएगा, एंड एक सर ये जो पूरा लूप है इसमें करंट घूमता रहेगा, इसमें ऐसे 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 करंट प्लस से निकला, ऐसे माइनस पे गया, क्योंकि यहाँ पे तो करंट कंप्लीट हो नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे लूप कंप्लीटेड ही नहीं, लूप यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, लूप ऐसे कंप्लीट हो रहा है ना। तो करंट जा रहा है, इसमें घुस रहा है, इसमें से निकल रहा है उसमें। अब बोला क्या है, इसमें बोला ये है कि इस पे लग रहा है फोर्स, इस पे लग रहा है फोर्स ऊपर की तरफ, है ना, इस पे लग रहा है फोर्स ऊपर की तरफ, करंट कैसे जा रहा है इसमें ऐसे। तो इसमें बेसिकली डायरेक्शन, इसमें वो उसका गेम है क्या, फोर्स मोशन कंडक्टर। तो इसको बेसिकली फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल लगाना है ना। इसको अगर कोई भूले, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, फादर मदर चिल्ड्रन। फादर में एफ यानी कि फोर्स, मदर में एम यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और सी फॉर चिल्ड्रन यानी कि करंट, करंट की डायरेक्शन, है ना। तो अब उसके बाद इसमें हुआ क्या कि कुछ इस हिसाब से गया ना, इस पे फोर्स लग रहा है कैसे, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर, करंट जा रहा है इसमें कैसे, ऐसे, है ना, जैसे बना देता हूँ, है ना, ऐसे करंट इसमें जा रहा है ऐसे, और इसमें फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो पूछा है, तो क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक पोल्स एट द पॉइंट्स ए एंड बी लाइंग ऑन ईदर साइड ऑफ द कंडक्टर टू एक्सपीरियंस द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, फोर्स अगर ऊपर है तो इनमें ए और बी का पोल्स बताना है, सिंपल। तो देखो अगर ये ऐसे है ना, करंट जा रहा है कैसे, करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन है जो इसमें, मतलब करंट इसमें ऐसे एंटर कर रहा है ना, करंट की डायरेक्शन है ये, है ना, ये करंट की डायरेक्शन है ये, और ये क्या है, फोर्स यानी ऊपर। और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि ऊपर है एफ, एफ करंट जा रहा है कुछ ऐसे, है ना, कुछ इस प्रकार से इसमें ऐसे, है ना, फोर्स कुछ ऊपर लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है ऊपर, करंट इसमें जा रहा है कुछ ऐसे, है ना, कैसे कैसे देखो, ये क्या है, करंट, करंट जा रहा है कुछ ऐसे, इसे ऐसे, है ना, तो इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ ऐसे, है ना। और तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया, कुछ इस प्रकार, यानी ऐसे ए टू बी आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है ए टू बी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ए टू बी का क्या मतलब है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ए से निकल रही हैं और बी पे जा रही है, ए से निकल रही है बी पे मिल रही है। और ऐसा कौन सा होता है, मतलब बेसिकली जो हम लोग का मैग्नेट होता है उसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है नॉर्थ पोल से, और जाती कहाँ है, साउथ पोल पे, है ना। नॉर्थ पोल से साउथ पोल हमेशा ऑलवेज ट्रैवल करती है ना, क्या हम लोग की मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो पूछा यही है कि ए और बी कौन से पोल्स हैं सच दैट जो हम लोग की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कुछ इस हिसाब से रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये ए हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल, और बी हो जाएगा हमारा साउथ पोल। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस हिसाब से आई, कैसे आई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, है ना। कैसे, देखो करंट इसमें कैसे फ्लो कर रहा है, इसमें ये आ रहा है ऊपर, करंट जाएगा कुछ ऐसे, है ना, ये ऊपर की तरफ अपवर्ड ऐसे मान लो, है ना, करंट इसमें ऐसे जा रहा है, ये अपवर्ड की तरफ फोर्स लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, आगे की तरफ ए टू बी, ए टू बी यानी कि नॉर्थ टू साउथ। अगर अगर मान लो की बात है बी टू ए आता, तो हमारा नॉर्थ कौन होता, बी होता, और साउथ कौन होता, ए होता। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ तक जाती है। तो नॉर्थ से तो अगर निकल रही है तो वो नॉर्थ है, अगर पहुंच रही है तो वो साउथ है, मतलब साउथ वाला पॉइंट क्या, साउथ
पोल सिंपली कह सकते हैं ना। और फिर क्या पूछा, नेम द लॉ यूज टू फाइंड दीज पोलैरिटीज। तो ये पोलैरिटीज फाइंड करने के लिए हम लोगों ने यूज किया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना, ये वाला लॉ यूज किया। तो सिंपली इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अच्छा था, वही मेरे पेपर पे था मतलब 2023, और ये मुझसे गलत हो गया था, है ना। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है 10th का, है ना। तो ये इसमें ये बस इसमें यही था मेनली कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे मतलब कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ पे जाना है, इसको अंडरस्टैंड करना है किसी मतलब एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ मीटर स्केल ऑफ वेट 50 ग्राम फोर्स कैन बी बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क विदाउट एनी वेट सस्पेंडेड ऑन इट। यानी कि एक वो बनाया हुआ है क्या, स्केल, मीटर रूल है ना, 0 इस पे 100 है और इधर है 50, है ना, सेंटीमीटर मार्क, और ये है 40 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या है इसका, यहाँ पर इसका वेट एक्ट कर रहा है सिंपली। यानी कि अगर हम ये कहें कि जो मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पर है इसकी, इस पूरे स्केल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट 40 सेंटीमीटर मार्क। यानी कि पूरा 50 ग्राम फोर्स जो है वो यहीं लाई कर रहा है ना, सिंपली 50 ग्राम फोर्स यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ, मैक्सिमम मास यहाँ लाई कर रहा है ना 50 ग्राम फोर्स का, है ना। अब बेसिकली पूछा यही है कि व्हाट इफ दिस रूलर इज कट एट इट्स सेंटर, यानी कि इसको बीच में से काट दिया जाए। तो क्या पूछा है कि देन विच पार्ट 0 to 50 सेंटीमीटर और 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ द रूलर विल वे मोर देन 25 GF। यानी कि इन दोनों में से कौन सा 25 ग्राम फोर्स से ज्यादा वेट होगा, इन दोनों में से किस पार्ट का, 0 से 50 वाले का जैसे 50 से 100 वाले का। तो सिंपली ये केस है नॉन यूनिफॉर्म मीटर स्केल का, नॉन यूनिफॉर्म मीटर स्केल का है। तो इसमें होगा क्या कि देखो ध्यान से देखो, तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस साइड है, लॉजिकली क्या समझ रहे हैं, अभी मैथमेटिकली भी प्रूव कर दूंगा कैसे, है ना। लॉजिकली समझना है तो लॉजिकली देखो, अगर हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस साइड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस साइड लाई करता है जिस साइड मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, मास मतलब ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिस साइड बेसिकली ज्यादा मास होता है ऐसा कह सकते हैं। तो इस साइड ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि 0 से 50 साइड में कहीं ना कहीं ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तभी हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 सेंटीमीटर पे नहीं 40 सेंटीमीटर पे आया है, 40 सेंटीमीटर पे आया है। और यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा वो कहीं ना कहीं वो ज्यादा भारी होगा इस वाले पार्ट से। ठीक, अब इसको मैथमेटिकली भी मैं प्रूव करके बता देता हूँ कि वैसे क्वेश्चन में तो इतना लिख दोगे तुम्हारा काम डन है, क्योंकि उसमें तो सीधा पूछा है कि तुमको बस इतना ही बताना है 0 to 50 सेंटीमीटर वाला भारी है या फिर 50 to 100 सेंटीमीटर वाला भारी है। तो सिंपल ये वाला ज्यादा भारी होगा इससे ऑब्वियसली, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस साइड है उस साइड ऑब्वियसली बात है, उस साइड मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पर वो होगा क्या, ज्यादा मास लाई कर रहा होगा, मोर देन हाफ। वैसे अगर नॉर्मल स्केल होता तो 25 ग्राम फोर्स ये 25 ग्राम फोर्स ये होता, बट नॉर्मल नहीं है। तो इधर 25 ग्राम फोर्स से ज्यादा लाई करेगा, इधर 25 ग्राम फोर्स से कम लाई करेगा मास सिंपली, है ना। तो अब इसको एक मैथमेटिकल तरीके से मैं प्रूफ भी कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसके सेकंड पार्ट भी बढ़ते हैं। उससे पहले मीटर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रूलर को भी बता देता हूँ। यूनिफॉर्म रूलर कुछ ऐसे बनता है, ये है यूनिफॉर्म मीटर स्केल, है ना, 0 सेंटीमीटर, और ये है 100 सेंटीमीटर, और ये 50 सेंटीमीटर। और इसी पे मान लो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म यानी वो यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ कि हर जगह मास बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे मतलब 0 से लेकर 100 तक जितना मास है जितना भी है वो बराबर से हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं भी ज्यादा कहीं पे कम नहीं है। यानी कि अगर कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं है तो जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे लाई करेगा। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा 50 सेंटीमीटर पे, और मान लो की बात है ये 50 ग्राम फोर्स का है। तो इतना तो हमें पता है लॉजिकली, अगर हम सोचे अगर ये 50 ग्राम फोर्स का वो है क्या स्केल, लॉजिकली सोचे तो 0 से 50 तक तो 25 ग्राम फोर्स है, और 50 से 100 तक बाकी का 25 ग्राम फोर्स होगा सिंपली यूनिफॉर्म मीटर स्केल में, है ना। लेकिन उसको मैथमेटिकली भी प्रूव करके एक बार देख लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है 0 से 50 वाला, ये है W1 मास का, है ना, ये है मास मतलब W1 ग्राम फोर्स सिंपली, और ये है W2 ग्राम फोर्स। ठीक है, तो हम लोग की इक्वेशन क्या होगी, W1 प्लस W2 इक्वल्स टू 50,
ठीक, चलो ये तो हो गया। अब ध्यान से देखो, W1 मास है कुछ ऐसे, तो उसकी वजह से मोमेंट आएगा, मतलब जो ये मीटर रूलर है, इस पे मोमेंट आएगा इस साइड को, मतलब ये कुछ इस हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा W1 के लिए, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा W1 में। तो W1 इंटू क्या आ जाएगा, W1 इंटू ये इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, मास इंटू परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर इंटू 50, है ना। और क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा किसका, W2 की वजह से, इसकी वजह से इस साइड ऐसे आने की कोशिश करेगा, W1 की वजह से ऐसे जाने की कोशिश करेगा, W2 की वजह से ऐसे आने की कोशिश करेगा। तो W2 इंटू ये 100 - 50, है ना, कितना है, इंटू 50। तो ये दोनों आपस में बैलेंस करो तो क्या आ जाएगा, तो W1 इंटू 50। और एंटी, अब क्योंकि ये स्टेबल है रूलर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर किसके, क्लॉकवाइज मूवमेंट के, तो ये हो जाएगा W2 इंटू 50, सिंपली 50 गया, W1 इक्वल्स टू W2 आ गया। अब इसको, ये इंफॉर्मेशन पता चल गई, इसको यहाँ पुट कर देंगे, W1 प्लस W2 में से W1 की जगह मान लो W2 पुट कर दिया, है ना। तो W2 प्लस W2 इक्वल्स टू 50, यानी कि W2 2W2 इक्वल्स टू 50, यानी कि W2 इक्वल्स टू 25 ग्राम फोर्स। ये लॉजिकली भी पता चल गया और मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया। अब W2 25 ग्राम फोर्स, तो W1 कितना हो जाएगा, 50 माइनस 25 इक्वल्स टू 25 ग्राम फोर्स, सिंपली, है ना। तो हम लोग का W1 का वेट आ गया 25 ग्राम फोर्स और W2 का आ गया 25 ग्राम फोर्स। और ये मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि क्या हो रहा है इसमें, कि W1 वाला और W1 इसमें बेसिकली पहले मैंने वो बैलेंस किया मास को, मतलब वेट को बैलेंस किया, ये W1 प्लस W2 मिलके ही तो 50 ग्राम फोर्स बना रहे होंगे, जो इसका पूरा मास है ना। और अब W1 की वजह से इस साइड को मोमेंट आ रहा है, और W2 की वजह से इस साइड को मोमेंट आ रहा है ना। तो वो मैंने लिख लिया। अब क्योंकि ये रूलर बैलेंस्ड है, तो उसको मैंने लिखा, उसके वजह से जो जो आया मैं लिखता चला गया। तो मुझे W1 का भी वेट पता चल गया, W2 का भी पता चले। अब नॉन यूनिफॉर्म रूलर जो क्वेश्चन दिया है उसका वेट फाइंड करके देखते हैं, देखना, है ना। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि एक रूलर है, इसमें ये है 0 सेंटीमीटर, ये है 100 सेंटीमीटर, है ना, ये 50 सेंटीमीटर। लेकिन जो हमारा मास है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो लाई कर रहा है 40 सेंटीमीटर, है ना। यही तो बोला है इसमें, ये मीटर स्केल ऑफ वेट 50 ग्राम कैन बी बैलेंस एट 40 सेंटीमीटर मार पे बैलेंस कर सकते हैं। इसका मतलब ही यही हुआ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है 40 सेंटीमीटर पे। इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि मान लेते हैं 0 से 40 तक है W1 ग्राम फोर्स का वेट, है ना। और यहाँ से 40 से आगे तक का है, 100 तक का है W2 ग्राम फोर्स, सिंपल, है ना। और टोटल कितना है, अब देखो, अब ये है नॉन यूनिफॉर्म स्केल का केस, नॉन यूनिफॉर्म स्केल। अब देखो ये क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 कितना आना चाहिए, लॉजिकली ये तो 50 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मास तो पूरे स्केल के मास के बराबर होगा, है ना। ये चाहे जितना भी हो, चाहे ये जितना भी हो, ये जितना भी हो, चाहे जितना भी हो, लेकिन इन लोग जब ऐड करेंगे तो ओवरऑल तो स्केल का ही मास बनेगा ना। तो स्केल का कितना है मास, यानी वेट, सॉरी वेट है 50 ग्राम फोर्स, चलो वो तो ठीक है ना। अब इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, क्या आएगा, W1 इंटू 40, और क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा W2 की वजह से, तो W2 इंटू 100 - 40, यानी कि 60। तो ये कितना बन गया, 40W1, और ये यानी कि 60W2। अब क्योंकि 40 सेंटीमीटर में बैलेंस्ड है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर क्लॉकवाइज मोमेंट, तो 40W1 इक्वल्स टू 60W2। अब 0 से 0 जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 2W1 इक्वल्स टू 3W2, यानी कि सिंपली W1 इक्वल्स टू 3/2W2। ये हम लोग की इक्वेशन आ गई। अब W1 को हम लोग इसमें पुट कर दो, W1 की वैल्यू क्या है, 3/2W2 प्लस W2 इक्वल्स टू 50
ग्राम फोर्स है ना, 3/2 + 1 तो ये बन जाएगा कितना, 5/2 W2 इक्वल्स टू 50। तो W2 की वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 यानी कि 20 ग्राम फोर्स। ये आ गया 20 ग्राम फोर्स। और W1 कितना आ जाएगा, W1 आ जाएगा 50 माइनस 20 इक्वल्स टू 30 ग्राम फोर्स। यानी कि सिंपल सी बात है, जो ये आया W1 यानी कि 0 से 40 ये है 30 ग्राम फोर्स का, और W2 जो है ये कितना, ये 30 ग्राम फोर्स का। सिंपल। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो ये 0 से इतना मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड कुछ इस तरीके से है कि 0 से 40 सेंटीमीटर का अगर हम मानेंगे तो इसमें आ रहा है 30 ग्राम फोर्स का वेट, और इसमें और 40 से 100 के बीच में आ रहा है 20 ग्राम फोर्स का वेट ओवरऑल, है ना। तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं। और पूछा क्या है कि 0 से 50 भारी है या 50 से 100 वाला भारी है, तो तुम सिंपल से देख के बताओ। अगर 0 से 40 खुद 30 GF है ना, पूछा क्या है कि 25 ग्राम फोर्स से ज्यादा कौन सा है, 0 से 50 वाला है, 50 से 100 वाला। तो खुद देख के बताओ, 0 से 40 सेंटीमीटर खुद 30 ग्राम फोर्स है, तो 40 से 50 सेंटीमीटर भी कुछ ना कुछ और वेट होगा। अगर ये खुद 30 ग्राम फोर्स है 0 से 40, तो 40 से 50 और मास होगा और वेट होगा। तो 30 से ज्यादा ही होगा ना, 0 से 50 के बीच में जो मास होगा वो ओवरऑल 30 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि 30 तो 0 से 40 के बीच में ही है, और 40 से 50 के बीच में कुछ और एक्स्ट्रा वेट होगा। ओवरऑल तो 0 से 50 के बीच में 30 ग्राम फोर्स ज्यादा होगा, है ना। और सिंपली 50 से 100 के बीच में 20 ग्राम फोर्स से भी कम होगा मास। ये बात है, और ये मैथमेटिकली ऐसे शो होके आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल का केस है ना। अब बात आती है इसमें नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है, ये देखो मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, सिंपल सी बात है ना, और लॉजिकली भी बता दिया, है ना, दोनों तरीके से करके बताया। फिर क्या पूछा, व्हाट मिनिमम वेट प्लेस्ड ऑन दिस मीटर रूलर कैन बैलेंस दिस रूलर व्हेन इट इज पाइवटेड एट इट्स सेंटर। सिंपल से ये पूछा है कि अगर मैं इसको सेंटर पे पाइवट कर दूं, मतलब सिंपल, इसको हटाओ ना, इसमें क्या गिवन है कि अगर, अब देखो, इसमें गिवन है कि अगर मैं इस पे सेंटर में पाइवटिंग कर दूं, मतलब इसको मैं सेंटर में ऐसे पाइवट लगा दूं, मतलब सेंटर में वो पाइवट मतलब वो क्या ठोक के ठोक दूं। तो पूछा है कि मुझे मिनिमम वेट बता दो कि जिससे ये हमारा बैलेंस हो जाए। अब देखो 40 सेंटीमीटर पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा, यानी कि 50 ग्राम फोर्स इस पे क्या एक्ट करेगा, इधर आ जाएगा, ये 50 ग्राम फोर्स का हो जाएगा, है ना। ये 40 सेंटीमीटर पे है, कितना हो जाएगा इसका, ये है हमारा 50 ग्राम फोर्स, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस पे एक्ट करेगा। तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आया कितना, 50 50 ग्राम फोर्स इंटू 50 माइनस 40 इंटू 50 माइनस 40 परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए ना, वही वेग नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 कितनी होगी, 50 इंटू 10 यानी कि 500, है ना। 500 क्या न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है ना। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट आप देखो, बोला है कि इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है सच दैट हमको मिनिमम वेट लेना पड़े। मिनिमम वेट कब लोगे, मिनिमम वेट हम तब लेंगे जब हम डिस्टेंस मैक्सिमम लेंगे, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैक्सिमम करेंगे तो वेट हमको मिनिमम से मिनिमम लेना पड़ेगा। यानी कि अगर हम वेट को यहाँ टांग दें, है ना, 100 सेंटीमीटर है ये पॉइंट, यहाँ पर हम वेट को टांगेंगे, इसका वेट कह देते हैं W ग्राम फोर्स लेट से, है ना। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या आएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा W इंटू 100 - 50, है ना। क्यों 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 क्योंकि इसमें होगा क्या कि 100 - 50 विल बी 50, और ओवरऑल किसके बराबर होगा, 500 न्यूटन मीटर के, है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। पाइवट किया हम लोग को मिनिमम वेट का इसीलिए तो चाहिए ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए आपस में, है ना। ए सी डब्ल्यू सी डब्ल्यू के बराबर आ जाए, तो ये आ गया कितना, 50 डब्ल्यू न्यूटन मीटर सिंपली। और ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, मतलब 50 W इक्वल्स टू 500। तो W क्या आना चाहिए, 10, 10
ग्राम फोर्स सिंपली, है ना। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, सही है ना। हाँ, तो दिस विल बी आर 10 ग्राम फोर्स जो हम लोग को यहाँ पर टांगना पड़ेगा वो, और मैक्सिमम डिस्टेंस हम लोग को लेनी पड़ेगी मिनिमम वेट टांगने के लिए, है ना। कम वेट जितना मतलब मिनिमम फोर्स रखेंगे उतना हमको मैक्सिमम डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, सो दैट 10 ग्राम फोर्स। अब 10 ग्राम फोर्स से कम तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग के पास इतना ही बड़ा स्केल था। अब इससे ज्यादा भी पॉसिबल हो सकता था, मान लो की बात हम 70 पे टांग देते, 70 सेंटीमीटर पे, तो 70 सेंटीमीटर पे टांग देते तो क्या होता, हम 70 माइनस 50 करते, तो W इंटू 70 माइनस 50 यानी कि 20, तो इधर आता है 20 इंटू डब्ल्यू, 20 इंटू डब्ल्यू को 500 के बराबर करते, तब आता समथिंग समथिंग जो आता वो कितना आता, मान लो की बात है हम लोग को ये 100 सेंटीमीटर पे माना, तो सी डब्ल्यू अगर हम 70 सेंटीमीटर के हिसाब से चलते कि 70 सेंटीमीटर पे हम लोग वेट टांगते हैं, मान लो की बात है किसी को भी ये नहीं समझ में आया कि मिनिमम वेट टांगना है तो टांगना कहाँ पर है, उसने 70 सेंटीमीटर पे टांगा, है ना। तो डब्ल्यू इंटू कितना आएगा 70 माइनस 50 इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू 20, सिंपली 20 डब्ल्यू, है ना, न्यूटन मीटर। अब ये हो जाएगा 20 डब्ल्यू इक्वल्स टू 500, तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा 25 ग्राम फोर्स। सिंपल सी बात है, आप देखो ध्यान से देखो, जैसे जैसे स्केल इस करीब आते जाओगे वैसे वैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी, एंड जो मास हम लोग को वेट चाहिए होगा टू बैलेंस दिस स्केल वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। देखो 10 ग्राम फोर्स यहाँ पे लगा है और 25 ग्राम फोर्स 70 सेंटीमीटर पे लगा है, तो जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं धीरे धीरे मास बढ़ता चला जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड होगा टू बैलेंस दिस स्केल, जो मतलब इस साइड को जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस साइड को 50 ग्राम फोर्स 40 सेंटीमीटर पे, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, होपफुली समझ में आया कि इस क्वेश्चन में ओवरऑल हो क्या रहा है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ ग्लास इज पुश्ड इनटू द पाथ ऑफ द लाइट एज शोन बिलो। अच्छा, देन द कन्वर्जिंग पॉइंट एक्स, सिंपली क्या बोला है कि एक लेंस बनाई हुई है ऐसे, है ना, उसमें समथिंग लाइक दिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसे रेल गई है ना, ये से रेल गई, है ना, और यहाँ पे मीट कर रही है ना, इस जगह पे मीट कर रही है, ये पॉइंट है क्या एक्स। और बोला क्या है कि अगर हम इसमें ग्लास स्लैब को इंसर्ट कर दें, ग्लास स्लैब को, ग्लास स्लैब जीएस से मैंने शो करती है, ग्लास स्लैब को अगर हम इंसर्ट कर दें तो क्या होगा कि जो कन्वर्जिंग पॉइंट एक्स है वो कहाँ जाएगा, यानी कि जो फोकस है वो कहाँ मूव करेगा, इधर इधर आगे पीछे क्या, तो मूव अवे फ्रॉम द स्लैब, मतलब स्लैब से दूर भाग जाएगा, मूव टुवर्ड द स्लैब, नॉट शिफ्ट, या फिर मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। तो सिंपल सी बात है, ये केस है किसका, उसका सिंपली हमारा क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। चलो उसको भी मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो देखो हो ये रहा है सिंपली, अगर मैं एक ब्लॉग बनाऊं ऐसे, है ना, इस पे अगर कोई लाइट रे ऐसे बिछू डायरेक्टली सीधी, है ना, तो वो कैसे जाएगी, उसको ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल भी ऐसे ही होगा परपेंडिकुलर, तो ऐसे जाएगी, परपेंडिकुलर यहाँ पे भी नॉर्मल होगा, कैसे सीधी निकल जाएगी सिंपली, है ना। बट अगर मैं लाइट रे को कुछ ऐसे ना भेजकर कुछ ऐसे भेजूं कि ऐसे, देखो ब्लॉग बनाया है मैंने, ऐसे गई लाइट रे, ऐसे जा रही है, ऐसे गई, फिर नॉर्मल कैसे आएगा एकदम ऐसे सीधा, और रे कहाँ जाती है ऑप्टिकल रेयर से ऑप्टिकली डेंसर, तो कहाँ मूव मूव करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल यानी कि कुछ इस प्रकार से ऐसे, है ना, ये अगर ऐसे है तो वो ऐसे मूव कर जाएगी, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, है ना, फिर उसके बाद क्योंकि जा रही है ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर, तो कहाँ मूव करेगी फिर से आप अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि कुछ ऐसे, है ना, कुछ ऐसे रे जा रही थी, रे मीट करती कहाँ पे, रे पहले मीट कर रही थी यहाँ पे ऐसे पहले ही, है ना, इस हिसाब से। बट ग्लास ब्लॉक के आगे से क्या हुआ कि ये रे थोड़ा बाद में मतलब दूर जाके मीट करी,
हाँ, तो सिंपली होगा यही कि अगर गैस मतलब लाइट रे का पाथ नॉर्मली तो ये होता ऐसे, बट जैसे ही मैंने उसके रास्ते में क्या डाल दिया, ग्लास स्लैब, तो क्या वो लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे मुड़ गई एंड ऐसे जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर मैंने इसमें ग्लास स्लैब ऐसे फिट कर दिया तो क्या होगा, जो नीचे वाली रेस है और ऊपर वाली दोनों, ऊपर वाली रे का फील्ड कुछ ऐसा ही होगा, साथ है ना, देखो ऊपर वाली रे कुछ ऐसे है ना, मान लो की बात है कुछ ऐसे आ रही है, ऐसे आई, ये नॉर्मल बनाया, ये कहाँ मुड़ेगी, अब ऑप्टिकली रेयर तो ऑप्टिकली डेंस जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब ऐसे गई है ना। ठीक है, फिर मान लो ऐसे फिर डॉटेड लाइन यहाँ से नॉर्मल के लिए, अब टुवर्ड्स नॉर्मल के बाद ऑप्टिकली डेंस ऑप्टिकली रेयर जाएगी तो फिर कहाँ मुड़ेगी, टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे, है ना। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का केस है बेसिकली। ये अगर इनके बीच में ग्लास स्लैब को मैं इंसर्ट करा दूं तो ये मीट यहाँ पे नहीं करेंगी, थोड़ा दूर मीट करेंगी, क्यों, क्योंकि वो ऐसे ना जाके वो थोड़ा सा लेटरली डिस्प्लेस हो जाएंगी, कुछ ऐसे भी बता बना के बता देता हूँ, देखो, है ना, ये है ग्लास स्लैब, है ना। अब देखो ये वाली रे तो सीधी गई ही होंगी, ये तो नॉर्मली ही मतलब इंसिडेंट हुई नॉर्मल तरीके से, मतलब थ्रू अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंट हुई होगी, तो सीधे निकल जाएगी। अब लेकिन ये वाली रे जो है ये ऐसे जाएगी और कुछ इस हिसाब से जाएगी, यानी ऐसे गई फिर ऐसे गई, और ये वाली भी ऐसे जाएगी, पहले ऐसे जाएगी और फिर ऐसे जाएगी। यानी कि अगर रे नहीं होती, मतलब अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो मीट करती यहाँ पर कहीं पहले ही, लेकिन उसके वजह से जब जैसे मैंने ग्लास स्लैब एंटर किया वो लेटरली डिस्प्लेस हो गई और एक्स जो पॉइंट आ गया हमारा, यानी कि फोकल पॉइंट आ गया, वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया, सिंपली मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या फिर मूव्स अवे नॉर्मल कह रहा हूँ, सॉरी, मूव अवे फ्रॉम द लेंस, या फिर मूव अवे फ्रॉम द स्लैब। तो जैसे ही मैंने उसमें वो एंड करा क्या, ग्लास स्लैब फिट किया, वैसे ही मूव्स अवे फ्रॉम द स्लैब हो गया हमारी जो भी फोकल पॉइंट था, या फिर हमारा एक्स पॉइंट था सिंपली। तो ये 2024 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है वैसे, ये बहुत ही इन टर्म्स ऑफ की लॉजिकली वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है कि हाँ, ऐसा लेवल का मतलब सोचने को मतलब मजबूर किया कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड लेंस को साथ में रख दिया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, 5 bulbs आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ रूम। अच्छा, one bulb is fused, it is removed, and remaining 4 bulbs are again connected in series to the same circuit. What will be the effect on the following physical quantities: resistance and intensity of light? Simply 5 बल्ब है तो पांचों बल्ब का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो कुछ इस हिसाब से बना लेते हैं। देखो ये बल्ब 1, 2, 3, 4 और 5, 5 बल्ब है, पांचों का रेजिस्टेंस होगा अपना अपना। ठीक है, तो अब अगर मान लो की बात है, पूछा क्या है, रेजिस्टेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा और इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैंने एक रेजिस्टेंस यूज कर दिया तो उसको हटा दूंगा, तो देखो सिंपली, अगर 5 रेजिस्टेंस हैं सीरीज में, अगर उनमें से मैंने एक को हटा दिया तो क्या होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस केवल इनका बचेगा 4, है ना, इसका चला जाएगा तो क्या होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस इट विल डिक्रीज, क्यों क्यों, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, सारे अल्टरनेट होते हैं, R1 + R2 + R3 + R4 + R5, तो R5 जब हट जाएगा तो R1 + R2 + R3 + R4 ही तो रहेगा, है ना। पांच वाला मैं ऐड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि पांच वाले पल भी फ्यूज हो गई, तो उसको हमने हटा दिया, केवल 4 बचेंगे, चारों को ऐड करेंगे दैट, और वो ओवरऑल पिछली बार से कम रहेंगे, पांचों जितना रेजिस्टेंस उससे कम रहेंगे। अब होगा क्या, देखो बैटरी का जो मतलब वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड हो रहा है वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो बदला नहीं, जो मैं यहाँ वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड हो रहा होगा घर में या फिर मेन स्विच में बोर्ड में, वो तो कांस्टेंट है, वो तो नहीं बदला होगा, है ना। तो पांच, अगर 5 रेजिस्टेंस थे, है ना, उस हिसाब से मान लो की बात है, ये 5, 6, 10, 10 होंगे सारे, ये 10, 10, 10, 10, 10, है ना, और ये बैटरी है कितने, अम, सोच लूं पहले कितने वोल्ट की बैटरी मानूं, 200 वोल्ट्स की मान लेता हूँ, चलो 200 वोल्ट्स की बैटरी,
है ना। अब मान लो की बात है, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, करंट कितना फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस में है सारे, मतलब सीरीज में है सारे, तो 10 + 10 + 10 ये हो जाएगा कितना, 50। और करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा 200/50, यानी कि 4 एम्पियर। सिंपल सी बात है, 4 एम्पियर। तो हर एक बल्ब में इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि ब्राइटनेस, और ब्राइटनेस मतलब पावर, किसमें पावर रहता होगी, पावर हर एक बल्ब के थ्रू क्या होगी, I²R। I²R यानी कि 4² इंटू R इंटू 10। 4² 16, 16 इंटू 10 इज 160। 160 वॉट हर एक बल्ब के थ्रू पावर डिसिपेट होगी, और उस हिसाब से वो होगा क्या, हम लोग का इंटेंसिटी, है ना। अब मान लो की बात है, एक बल्ब फ्यूज हो गया, मैंने उसको हटा दिया, तो यहाँ पर ये मतलब वो हटा दिए, तो बचे कितने, 4 बल्ब बचे, 4 बल्ब बचे, और 10-10 ओम की है, तो तब कितना रेजिस्टेंस, तब कितना करंट फ्लो करेगा, करंट अब बढ़ जाएगा ना, क्योंकि 10 10 10 10 40, तो 200/40 कितना हुआ, 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर अब करंट फ्लो करेगा, अब हर एक के थ्रू कितना आ जाएगा, P इनिशियल और P फाइनल। अब कितना करंट फ्लो करेगा, I²R इक्वल्स टू 5² इंटू 10। 5² कितना हुआ, 25, और 25 इंटू 10 250 वॉट्स। तो सिंपली अब जो है वो अब पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है हर एक बल्ब, यानी कि अब होगा क्या कि अब ज्यादा ब्राइट जलेंगे, आप सबकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इन शॉर्ट, है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस और रेजिस्टेंस ओवरऑल डिक्रीज कर जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना, तो सोचने के लिए। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, डायग्राम बिलो शोज द पाथ ऑफ द ब्लू रे थ्रू द प्रिज्म। अच्छा, एक प्रिज्म है, उसमें ब्लू रे का पाथ गिवन है। ऐसे ब्लू रे पहले प्रिज्म बनाते हैं, प्रिज्म, है ना, ये 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री है, पैरेलली एंटर किया है, मतलब सॉरी क्या, नॉर्मल के अलोंग एंटर की है, और कैसे गया है, ग्रे करते हुए ऐसे। ब्लू रे हम लोग की कुछ ऐसे निकल गई है, ऐसे आई और ऐसे निकल गई, है ना। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और कौन सी रे है, ब्लू रे, है ना। और ये एंगल कितना क्या है, 133 डिग्री, ठीक है। अब पूछा गया है, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर ब्लू कलर। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल पूछा है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, है ना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, है ना। तो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री ऑफ, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस अलोंग द सरफेस ऑफ द जो भी मतलब सरफेस होगी। तो अब मान लो की बात है, ये टोटल है 133 डिग्री। अब इसमें नॉर्मल बनाओ, सबसे पहले नॉर्मल, यहाँ दे लो, गलती कर देंगे, नॉर्मल बनाए ना 133 का, क्या दे, है ना, ऐसे नॉर्मल बनानी पड़ेगी, नॉर्मल बनाई, उसमें भी अब नॉर्मल बनाई, तो ये होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि नॉर्मल पर, नॉर्मल का मीनिंग यही हुआ ना कि वो 90 डिग्री है हमारे सरफेस से, है ना। तो सरफेस से ये 90 डिग्री है। अब पूरा था 130 डिग्री, 130 में से 90 माइनस करो, कितना है, ये बचा कितना, 43 डिग्री। ये आया 43 डिग्री। तो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म क्या आ रहा है, ये नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल हमारा आ रहा है फॉर ब्लू कलर, क्रिटिकल एंगल इज 43 डिग्री, सिंपल, है ना। तो ये हमारा पहला पार्ट है। सेकंड क्या बोलता है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म। अच्छा, एंगल ऑफ द प्रिज्म पूछा है। और सबसे पहले ये मैं बताता हूँ कि एंगल ऑफ द प्रिज्म कहते हैं किस, मतलब कैसे बता करेंगे कि एंगल ऑफ द प्रिज्म ए वाले को कह रहे हैं, बी वाले को कह रहे हैं, सी वाले को कह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, एक प्रिज्म अगर है, ऐसे प्रिज्म, है ना, कुछ इस प्रकार से, है ना, ऐसे। तो ध्यान ये रखना है कि लाइट रे जिन दो सरफेसेस से क्रॉस करेगी,
है ना। लाइट रे जिन दो सरफेसेस से क्रॉस करेगी उन दो सरफेसेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ द प्रिज्म। मतलब लाइट रे इस सरफेस से क्रॉस कर रही है और लाइट रे इस सरफेस से क्रॉस कर रही है, ये दोनों ए बी और ए सी वाले से। तो ए बी ए सी को जब हम मीट कराएंगे तो एंगल बनेगा ए पर। सिंपल सी बात है, इस वजह से ए वाला हम लोग का विल बी एंगल ऑफ द प्रिज्म। यानी कि इसमें हम लोग अगर लाइट आई उसमें से ऐसे ही गई, ऐसे ऐसे टकरा के ऐसे करके ऐसे निकल गई, है ना, तो हमारा ये होगा एंगल ऑफ द प्रिज्म कि वो इस वाले सरफेस से इस वाले सरफेस से टकराई और इस वाले सरफेस से टकराई। जिन सरफेस से टकराती है लाइट उन सरफेसेस को मीट कराएंगे तो एंगल ऑफ द प्रिज्म आता है सिंपली, है ना। तो देखिए हमारा एंगल ऑफ द प्रिज्म ये रहेगा, ये है ना एंगल ऑफ द प्रिज्म है ए। अब ए निकालने को बोला है, ए निकालना है, 43 है ये। अब देखो यार ये 43 है, ये 90 है। अब देखो ये पूरा भी तो 90 होगा, ये पूरा, है ना, ये भी तो 90 होना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मल सिर्फ इस साइड से थोड़ी 90, नॉर्मल तो हर साइड से 90 डिग्री है। यानी कि ये साइड कितना हो जाएगा 90 माइनस 43, 90 माइनस 43 कितना होता है 47 डिग्री। तो ये होगा 47 डिग्री। अब ये 47 है और ये कितना है, ये है 90 डिग्री, क्योंकि ये तो मतलब ओवरऑल 90 था ही, वर्टिकली अपोजिट एंगल मान लो 90 47, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 43 डिग्री एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये भी 43 डिग्री, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना आया, एंगल ऑफ प्रिज्म आया 43 डिग्री। सिंपल, है ना। नेक्स्ट अब क्या पूछा है कि which color should replace the blue ray for the ray to undergo total internal reflection। अच्छा, कर रे को बेसिकली बोला ये है कि ब्लू रे की जगह कौन सी ऐसी रे मैं रख दूं, है ना, कौन सी कलर की ऐसी रे रख दूं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, है ना, येलो, ऑरेंज, रेड, इनमें से कौन सी ऐसी रे रख दूं, कौन से कलर की, सच दैट वो क्या करे, वो TIR शो करे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करे, ना कि वो ऐसे क्रिटिकल एंगल से ऐसे ग्रेस करे। अब देखो सिंपल सी बात है, बात ये है ब्लू के लिए क्रिटिकल एंगल है क्या, ब्लू के लिए क्रिटिकल एंगल आया कितना, 43 डिग्री, है ना, इतना। अब देखो सिंपल सी बात, साइन सी क्या होता है, साइन मतलब ये बेसिकली वो तो फॉर्मूला तो याद होगा किसका, क्रिटिकल एंगल का, है ना, साइन थी इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू, है ना। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, है ना। तो वह साइन सी या फिर जो भी ग्लास का मटेरियल है सिंपली, है ना, या फिर जो भी डेंसर मीडियम है उसको कंसिडर करेंगे, डेंसर मीडियम, है ना, म्यू डी डेंसर मीडियम का म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो साइन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू डी, है ना। अब ब्लू रे के लिए क्या आ रहा है, ब्लू रे के लिए कितना आ रहा है 43 डिग्री, यानी कि, और क्या होता है देखो इसका क्या मीनिंग है कि जो क्रिटिकल एंगल है वो किसके, वो हमारे जो वो है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, वेवलेंथ के। क्यों, क्योंकि म्यू का मतलब होता है जितनी ज्यादा बेंडिंग, तो सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होती है, वायलेट की, वायलेट, है ना। अगर तुम एक प्रिज्म बनाओ, ऐसे प्रिज्म से लाइट पास कराओ तो सबसे ज्यादा बेंड कौन होता है, सबसे ज्यादा बेंड होता है वॉयलेट, है ना। इधर होता है रेड, उधर होता है वॉयलेट, है ना। तो वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड होता है, बेंडिंग यानी कि सबसे ज्यादा म्यू उस पर एक्ट किया है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मतलब एक्ट किया है वो वी के लिए क्या है, वॉयलेट के लिए, यानी कि सबसे कम जिसका वेवलेंथ होगा उसके लिए सबसे ज्यादा हमारा वो होगा क्या, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू डी और म्यू डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो सिंपली सी इज, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि जो क्रिटिकल एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के, है ना। ऐसे हम लोग को पता चल गया, है ना। तो हम लोग का जो क्रिटिकल एंगल है, हाँ, तो सिंपली क्या पता चला कि जो क्रिटिकल एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के, है ना। यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसके लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा। यानी कि अगर हम लोग लिखें VIBGYOR सिंपली, तो इन सब के लिए क्रिटिकल एंगल होगा 43 से बड़ा, ग्रेटर देन 40 डिग्री, 43 डिग्री, है ना, 43 डिग्री से बड़ा होगा। और इन दोनों के लिए क्या होगा, होगा लेस देन 43 डिग्री। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि
सी जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है ना, इन सब के लिए ग्रेटर देन और इन सब के लिए लेस, इन दोनों के लिए लेस देन 43 डिग्री। अब बात ये है, उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि ब्लू रे की जगह इनमें से कौन सी रे मैं पास कर रहा हूँ, VIB वेबक्यूअर में से कौन सी रे मैं पास कर रहा हूँ सच दैट वो TIR शो करते। TIR कौन शो करेगा, अब देखो TIR वो रे शो करेगी जो जाएगी मीट करेगी यहाँ पे, और फिर उसको मतलब उसका जो क्रिटिकल एंगल होगा, वो क्या होगा, क्या होना चाहिए उसका मतलब, जिस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस से टकरा रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन होगा अपने उसके क्रिटिकल एंगल्स, मतलब सॉरी ग्रेटर देन होगा, है ना। हाँ यस, उसके क्रिटिकल एंगल, एक सेकेंड यार मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, फोकस नहीं बन रहा, सॉरी एक मिनट। हाँ तो बेसिकली वो कौन सा जो जो लाइट रे, जिस कलर की लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, है ना, वो TIR शो करेगी। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर कितना है, 43 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 43 डिग्री। अब जो क्रिटिकल एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होना चाहिए, तभी TIR शो करेगी, है ना। TIR यानी कुछ इस प्रकार से ऐसे रह जाएगी ऐसे, है ना। तो क्रिटिकल एंगल 43 से कम हो, क्रिटिकल एंगल 43 से कम किसका है, बी और आई का। बेसिकली अगर हम वॉयलेट या इंडिगो रे लेंगे, उसको ऐसे पास कराएंगे, तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या है, 43 से कम। लेकिन वो स्ट्राइक करेंगी किस एंगल पे, किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, 43 डिग्री पर। 43 डिग्री पर जब ऐसे इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, वो टोटल एंगल रिफ्लेक्शन शो करेंगे, क्यों, क्योंकि उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन उनका क्रिटिकल एंगल। तो उनका जब ये होगा तो वो TIR शो करेंगे। तो वायलेट या फिर इंडिगो या फिर दोनों, लेकिन दोनों सही आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन भी वन ऑफ द वेरी मतलब अच्छे क्वेश्चन में से एक है ना, सिर्फ इसलिए वायलेट इंडिगो वाले के चक्कर में, है ना। तो इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 10x यूनिट्स इन टाइम t1 इन वैक्यूम। अच्छा, यानी कि वैक्यूम में 10x डिस्टेंस चला, और मतलब टाइम डिस्टेंस है, और टाइम कितना लगा, टाइम लगा t1। ये है टाइम t1 और डिस्टेंस है, ये है वैक्यूम में, है ना, वैक्यूम, है ना। और क्या है, एंड इट ट्रैवल्स डिस्टेंस x यूनिट्स इन टाइम t2 इन टेंसर मीडियम, कितना x चला डिस्टेंस टाइम t2 में, है ना, ये टाइम है, डिस्टेंस कितना x। अब पूछा है तो इसमें स्पीड निकाल लो, स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी आ गई, 10x अपॉन t1, क्योंकि 10 इज डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम कितनी आ जाएगी, x अपॉन t2, सिंपली, है ना, x अपॉन t2 होगी। अब क्या गिवन है कि in using this information answer the question that follows। ऑप्शन ए, सॉरी क्वेश्चन ए क्या है, लाइट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20x यूनिट्स इन टाइम t1 इन डायमंड। डायमंड में कितना, डायमंड में कितना 20x डिस्टेंस कवर कर रही है इन टाइम t1, पूछा है स्टेट ट्रू और फॉल्स, है ना। इसमें स्पीड कितनी आ गई, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितनी आ गई, 20x अपॉन t1। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, ये बड़ा है इससे, वैक्यूम वाली स्पीड से ये बड़ा है, सिंपल सी बात है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डायमंड में वैक्यूम की स्पीड से भी ज्यादा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं भाई, वैक्यूम या एयर में ही स्पीड ऑफ लाइट सबसे तेज है, उसके बाद कोई भी मीडियम हो उसमें सब कम होती जाएगी। डायमंड तो बहुत ज्यादा, मतलब डायमंड तो बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.41 समथिंग, है ना, तो उसमें तो बहुत स्लो स्पीड रहेगी, वो ज्यादा हो ही नहीं सकती, वैक्यूम की स्पीड थोड़ी नहीं ज्यादा होगी। तो ये तो गलत है, यानी कि जो हमारा पहला है फॉल्स, वो उसका रीजन है वो पहले तो फॉल्स है, और रीजन ये है कि लाइट की स्पीड
कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन एनी मीडियम, किसी मीडियम की मतलब किसी भी मीडियम की जो स्पीड होगी लाइट की, है ना, वो वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती सिंपली। हाँ, फिर क्या बोला, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। T1 एंड T2 के टर्म्स में क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दोनों की बात करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है, 10x अपॉन T1, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, x अपॉन T2। ये बन जाए कितना, 10x अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन x। x गया तो ये बन जाए कितना, 10 T2 अपॉन T1। तो ये हम लोग का म्यू आ गए, म्यू की वैल्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गए 10 T2 अपॉन T1, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ T2 T1 एंड T2। T1 एंड T2 के टर्म्स में म्यू की वैल्यू आ गई सिंपली। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, टू आइडेंटिकल मार्बल्स A एंड B, दोनों आइडेंटिकल मार्बल हैं, अच्छा, आर रोल डाउन अलोंग पाथ 1 एंड पाथ 2 रिस्पेक्टिवली। पाथ 1 कैसा है, फ्रिक्शनलेस, और पाथ 2 है रफ। अच्छा, विच मार्बल विल श्योरली रीच द नेक्स्ट पीक। अच्छा, नेक्स्ट पीक पे पक्का जो पहुंच जाएगा वो कौन सा होगा, वो होगा मार्बल कौन सा, ए, है ना, जो पाथ 1 से गया, जो फ्रिक्शनलेस है। क्यों भाई, फ्रिक्शनलेस है तो उसमें एनर्जी कहीं वो नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो जितनी एनर्जी ए के पास थी शुरुआत में, पोटेंशियल एनर्जी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में स्टोर होगी, और काइनेटिक एनर्जी में जब स्टोर होगी तो वो जब वापस पीक पे जाएगा, है ना, तो वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो मतलब पहले उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी पीक पे, फिर वो नीचे गया, सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब वो काइनेटिक एनर्जी वापस जब ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इस वजह से क्योंकि फ्रिक्शनलेस है तो कहीं वेस्ट तो होगी नहीं, पक्की बात है कि कोई अगर फ्रिक्शनलेस है तो कहीं वेस्ट नहीं होगी एनर्जी, है ना। जितनी शुरुआत में थी उतनी आखिरी में बनी रहेगी। लेकिन जो रफ वाला केस है पार्ट 2 में, उसमें जो बी मार्बल है वो जब गिराएंगे तो उसमें से कुछ कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, वो थोड़ी रफ सरफेस है, वो फ्रिक्शन होगा उसमें, हीट एनर्जी के थ्रू थोड़ी सी मतलब हमारी वो एनर्जी चली जाएगी। अब एनर्जी गई तो ये तो पक्की बात है कि पोटेंशियल एनर्जी, जिस पोटेंशियल एनर्जी छोड़ा गया था उस बार मार्बल बी को, अब वो उतना मार्बल मतलब उस पोटेंशियल एनर्जी के पास तो उसके पास बचा नहीं, थोड़ा तो लॉस्ट हो जाएगा फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। इस वजह से मार्बल बी तो नेक्स्ट पीक तक नहीं पहुंच पाएगा सिंपली, है ना। फिर क्या पूछा, अलोंग विच पाथ इज द मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड एंड अलोंग विच पाथ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबेड। ये अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली पूछा ये है कि देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है क्या, मैकेनिकल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, सिंपल, ठीक है ना। अब हुआ क्या है, अगर मैं मार्बल ए को छोड़ूंगा, ठीक है, वो फ्रिक्शनलेस पाथ या रानी पाथ, और मार्बल ए को मैंने लीव किया, तो उसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में जाएगी, हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी नीचे जाकर। और वो काइनेटिक एनर्जी में जब वो ऊपर चढ़ रहा होगा पाथ 1 पर ही मार्बल ए, तो जब ऊपर चढ़ रहा होगा वापस, तो वो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो वापस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो आपस में ही मतलब वो आपस में ही मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों आपस में ही अपने आप में बांट ले रहे हैं, सच दैट मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। यानी कि मान लो की बात है, एक ऊंचे हिल से जब बॉल गिरी तो उसके पास कुल मैकेनिकल एनर्जी थी, जब वो गिर रही है तो उसकी हाइट धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही मतलब के ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन एम ई कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है ना। और जैसे ही वो लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी बॉल, तब पी हो जाएगा 0 और के हो जाएगा मैक्सिमम, है ना। उस केस में सारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो के में चली जाएगी। फिर जब चढ़ने लगेगी बॉल
तो उसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी बॉल की, है ना। उस वजह से जो जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वापस पी में आने लगेगी, तो ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी इसमें कंजर्व रहेगी। और लॉ ऑफ एनर्जी का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, वो तो हमेशा रहता है। लेकिन पाथ 2 में क्या होगा, पाथ 2 में होगा बेसिकली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएगी, उसमें से कुछ पार्ट चला जाएगा फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, हीट एनर्जी में। यानी कि जो हमारा पाथ 2 है उसमें से जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका कुछ पार्ट, सम पार्ट किसमें जाएगा, सम पार्ट जाएगा हीट एनर्जी में, या फिर फ्रिक्शन को ओवरकम करने में हीट एनर्जी में। फिर और टू ओवरकम फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन को हराने में, फ्रिक्शन के अगेंस्ट मतलब वर्क करने में पोटेंशियल एनर्जी उसमें कुछ खुद चली जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। सिंपल सी इतनी सी बात है कि सारी पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लो की बात है 10 जूल थी, है ना, तो के में मान लो की बात है फिर 8 ही जूल जाएगी, 2 जूल इधर खर्च हो जाएगी थोड़ी बहुत, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में नहीं बदली। इसका मतलब मेरा मैकेनिकल एनर्जी पाथ 2 में कंजर्व नहीं रहा। सिंपली पाथ 2 में क्योंकि फ्रिक्शन आ गया तो मेरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं रहा, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी इन दोनों के बीच में नहीं, किसी तीसरी पार्टी के बीच में भी बटी है ना। तीसरी पार्टी जब आ जाए इन दोनों के बीच में तब मान लेना कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब ओबे होगा, वो हमेशा ओबे होगा। क्यों, क्योंकि जो भी एनर्जी है वो इस यूनिवर्स में ही रहेगी, सिंपल सी बात है ना। तो जो इस यूनिवर्स में रहेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर, है ना। तो अब वो जो अब अगर जो एनर्जी शुरुआत में प्रेजेंट थी, है ना, वही पृथ्वी के बनने पर, है ना, वही अभी तक उतनी ही प्रेजेंट है, ना को गई है ना कुछ और क्रिएट हुई है। जो पृथ्वी बनी थी उतनी ही एनर्जी है, बस वो एक से दूसरे फॉर्म में चेंज होती जा रही है ना। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती जा रहे हैं, हीट से केमिकल, केमिकल इलेक्ट्रिकल, किसी न किसी फॉर्म में बदलती जाती रहती है, बस दैट्स इट, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा ओबे होता है, चाहे वो फ्रिक्शनलेस हो, फ्रिक्शन हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑलवेज एप्लीकेबल, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ओनली देन एप्लीकेबल जब जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये दो भाइयों के बीच में ही बंटवारा हो। अगर कोई तीसरी पार्टी के बीच में बंटवारा हो हल्का सा भी, तो मैकेनिकल एनर्जी वहां पे कंजर्व नहीं रहेगी। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच, हम लोग का ये वाला क्वेश्चन सेशन फाइनली यहाँ पर कम्स टू एन एंड, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन में मिलेंगे, है ना, सीसी एडवांस सीरीज पार्ट 2 में, है ना, उसमें कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।